हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो फाइनली आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के यूनिट फर्स्ट के एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स का सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग को और बता दूं, जो हमारा ये यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर 1 है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। मतलब ये हमारे 3 पार्ट्स में कन्वर्टेड है। एक पार्ट में इस वाले पार्ट में कन्वर्ट है, फिर H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको स्पेशली इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इसमें आप लोग को एक एक मतलब पार्ट वाइज में वीडियो आप लोग को मैं मतलब अपलोड करती रहूँगी, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, जिससे इजीली आप लोग को जो टॉपिक पढ़ना है आप लोग को इजीली आप लोग उसको ढूंढ सके। बाकी इसकी जो प्लेलिस्ट मैं बना ही दूंगी, आप लोग को जो भी टॉपिक देखना होगा, जो भी लेक्चर देखना होगा, आप लोग इजीली देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को लेंदी वीडियो चाहिए, मतलब एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें सब कुछ कवर हो, या फिर आप लोग को पार्ट वाइज वीडियोस चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। अब जैसे कि इस वाले चैप्टर में हमारे इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली वीडियो में हमने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा पार्ट 2 है, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, उसमें हम H1 एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब H2 एंटागोनिस्ट नहीं कवर कर सकते बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम सेकेंड पार्ट में H1 एंटागोनिस्ट के बारे में मतलब पढ़ाएंगे आप लोगों को। और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें हम H2 एंटागोनिस्ट एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा H1 एंटागोनिस्ट है, इसमें हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं। अभी आप लोग को क्लासिफिकेशन में आगे पता चलेगा कि इसमें हमारी मतलब बहुत बहुत सारी ड्रग्स हैं, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। बाकी इसमें जो जो जिसकी मेन सिंथेसिस वगैरह होगी, वो मैं आप लोग को मेन जो ड्रग्स होंगे उनके बारे में पढ़ाऊँगी। बाकी जितने भी बचे हुए ड्रग्स होंगे, उनके जितने भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सब सेम रहेंगे। MOA जितना भी है सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये जो हमारा बाकी सिलेबस आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता ही चल जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा एंटी हिस्टामिन्स, इसको तो हम जान ही चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन्स, सार ऑफ एंटी हिस्टामिन्स एंड H1 एंटागोनिस्ट, जो हमारा H1 एंटागोनिस्ट है, इसके मोड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो ड्रग्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनकी ड्रग्स की सिंथेसिस एंड उनके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। आज हम इस क्लासिफिकेशन से लेके सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ H1 एंटागोनिस्ट के पूरे टॉपिक्स को इसी वाली वीडियो में आज हम कवर करेंगे। बाकी थर्ड पार्ट में हम H2 एंटागोनिस्ट एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो भी लेंदी नहीं होगी, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ एंटी हिस्टामिन के बारे में, ठीक है, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब इंट्रो की बात करें तो जो हमारा हिस्टामिन होता है, अब हिस्टामिन के हमारी बॉडी में कुछ तो क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। मतलब कुछ इसके फ़ायदे भी हमारी बॉडी में होते हैं और कुछ इसके नुकसान भी होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये फ़ायदा तभी तक होता है, मतलब ये हिस्टामिन हमारी बॉडी में तभी तक अच्छा है जब तक कि हमारे एक लिमिट में होता है। किसमें? एक लिमिट में होता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, लाइक कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, वो हमारे क्या करता है, जो हिस्टामिन के रिलीज को क्या करता है, वो बढ़ा देता है, वो हिस्टामिन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हिस्टामिन हमारी बॉडी में इसका रिलीज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, नुकसान होने लगेगा, ठीक है। हमारी बॉडी में हमको नुकसान देखने को मिलेगा, लाइक एलर्जिक रिएक्शंस होने लगेंगी, ठीक है। हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, डस्ट की वजह से स्नीजिंग वगैरह कॉज होगी, छींकें आने लगेंगी, और मतलब रनिंग नोज वगैरह, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, हिस्टामिन के ज़्यादा रिलीज को रोकने के लिए हम यहाँ पे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब जहाँ पे एंटी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये हिस्टामिन को रोकने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक है। एंटी मतलब होता है अपोज करना, तो ये हिस्टामिन को अपोज कर रहा है, मतलब कि रोक रहा है। फिर ये जो एंटी हिस्टामिन्स होती हैं, ये हमारी आप बॉडी में मतलब आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो भी हिस्टामिन का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रिलीज होता है, उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, फिर ख़त्म कर देते हैं हिस्टामिन के रिलीज को, मतलब कि उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं।
जिससे कि जो भी हमें नुकसान हो रहा था, मतलब जो भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह कॉज हो रही थी, वो हमारी धीरे धीरे क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती हैं। फिर हमारी बॉडी जो है नॉर्मल स्टेज पे एकदम से आने लगी। ठीक है, तो ये सारा फंडा था हमारा किसके बारे में, एंटी हिस्टामिन एंड हिस्टामिन के लिए। ठीक है, जो कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, फिर यूनिट है। तो चलिए अब हम इसको टॉपिक वाइज कवर करते हैं। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे मैंने बता रखे हैं टॉपिक्स आप लोगों को। तो एंटी हिस्टामिन्स के बारे में तो हमने कवर ही कर लिया था ऑलरेडी। अब अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन्स। एंटी हिस्टामिन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन। तो ये बेसिकली हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला हमारा आ जाता है H1 एंटागोनिस्ट, सेकंड आ जाता है हमारा H2 एंटागोनिस्ट, थर्ड आ जाता है हमारा गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, PPIV इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो चलिए पहले इनको थोड़ा सा देसी भाषा में समझ लेते हैं, थोड़ा इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इनकी हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में बेसिकली 4 तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो 4 तरह के रिसेप्टर्स, एक हमारा होता है H1, दूसरा होता है H2, H3 एंड H4। ये हमारे 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा H1 रिसेप्टर होता है, इस पे हमारा जो हिस्टामिन होता है, इस पे आके क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है, और अपना एक्शन शो करता है। और ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुकी हूँ, जब मैंने हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था उसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिसेप्टर्स के बारे में मैंने बताया भी है और नोट्स भी आप लोग को मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रो समझ लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। अब जो H1 है, ठीक है, इस पे हमारा हिस्टामिन जो होगा वो यहाँ पे बाइंड करेगा और क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा, अपना एक्शन दिखाएगा। ठीक है, अब H1 का फंडा क्या होता है, H1 का फंडा ये होता है कि जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है, ये हमारे H1 रिसेप्टर्स पे आएंगे और इनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा H1 एंटागोनिस्ट H1 रिसेप्टर्स को यहाँ पे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो जो हिस्टामिन है H1 रिसेप्टर्स पे आके बाइंड नहीं होगा, और जब बाइंड नहीं होगा तो ये अपना एक्शन हमारी बॉडी में बिल्कुल भी शो नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे बेसिकली कहलाते हैं H1 एंटागोनिस्ट। अब सेम कहानी इसकी हमारी H2 एंटागोनिस्ट के साथ भी होती है। अब जो यहाँ पे H2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ये हमारे H2 रिसेप्टर को यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। फिर जो हिस्टामिन होता है इस पे आके बाइंड नहीं होगा, फिर अपना ये एक्शन हमारी बॉडी में शो नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आना ही आना चाहिए, अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो H1 एंटागोनिस्ट तो हो गया हमारा। अब आप लोग को सोचना चाहिए कि हमारा H3 एंड H4 क्यों नहीं आया। तो इसका मेनली एक रीज़न ये है कि इसका जो मतलब क्लिनिकल यूज़ है हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है, और बेसिकली हमारे सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा स्किप हो जाता है, और बॉडी में इसका जो ज़्यादा क्लिनिकल यूज़ देखा नहीं जाता है, तो इसलिए ज़्यादा हमारे मतलब काम के भी नहीं होते हैं। ठीक है, H1 H2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं यही हमारे मेनली यूज़ होते हैं, और यही हमारी बॉडी में क्या होते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं, या फिर इनका क्लिनिकल यूज़ हमको देखने को हमारी बॉडी में मिलता है ज़्यादातर। जो थर्ड तरह के हमारे आते हैं वो होते हैं हमारे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको हम कहते हैं PPI। इसको जब मैं नेक्स्ट पार्ट में जब इसके बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगी तभी आप लोग को इसको डिटेल्स में समझाऊंगी। बाकी थोड़ा सा इसका इंट्रो यहाँ पे हम जान लेते हैं। अब आप लोग को सिंपली बताऊं तो हमारी बॉडी में एक होता है प्रोटॉन पंप। क्या होता है, प्रोटॉन पंप। और ये हमारे क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, HCl को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, HCl को सिक्रीट करते हैं। मीन्स ये बेसिकली हमारे HCl का प्रोडक्शन करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। अब जो हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के नाम से आप लोग को समझ में आ रहा हो, कोई किसी चीज़ को रोक रहा है, तो ये हमारे क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस प्रोटॉन पंप को क्या करते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो फिर ये हमारे जब प्रोटॉन पंप को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं तो जो HCl हमारे सिक्रीट हो रहा था उसका सिक्रीशन जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। मतलब ज़्यादा सिक्रीशन भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टॉक्सिसिटी एसिडिटी क्रिएट कर सकता है। तो ये क्या करता है, HCl के सिक्रीशन को यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो बाकी इसका थोड़ा सा आप लोग ये इंट्रो जान लीजिए इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो में जब इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अपने H1 एंटागोनिस्ट। इस वीडियो में आज H1 एंटागोनिस्ट के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट हैं ये हमारे बेसिकली किसमें
टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक हमारी होती है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, और सेकंड होती है हमारी सेकंड जनरेशन। अब आप लोग एक ये चीज़ समझिए, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले ड्रग्स होते हैं ये बेसिकली हमारे एंटाहिस्टामिनिक की तरह काम करेंगे। ये आते हैं हमारे जो H1 मतलब H1 एंटागोनिस्ट आते हैं, H1 रिसेप्टर को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं और हिस्टामिन के एक्शन को रोक देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स होती है ये क्या करते हैं, अपना साइड इफेक्ट देते हैं। मान लीजिए सिंपल भाषा में समझिए तो ये हमारे क्या करते हैं, सेडेशन कॉज करते हैं, ठीक है। अब सेडेशन का मतलब क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे, तो सेडेशन का मतलब होता है लाइक हमारी बॉडी में, जैसे ये इसका साइड इफेक्ट ये होता है लाइक हमको नींद नहीं आती, ठीक है। जो हमारा सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है यहाँ पे। तो उसके टाइम पे हम क्या करते हैं, सेडेटिव्स देते हैं। तो सेडेटिव्स देते हैं तो ये हमारे क्या करते हैं, से जो सीएनएस मतलब होता है उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये हमारे क्या कॉज करता है, जब सेडेटिव जो होता है सीएनएस की एक्टिविटी को कम कर देता है तो ये हमारे क्या करते हैं, डोजिनेस कॉज करते हैं। थोड़ा सा मतलब डिजीनेस होने लगती है, लाइक हम लोग को बहुत लो फील होने लगता है, फिर नींद टाइप की आने लगती है। तो सेडेटिव्स का मेन पर्पस यही होता है कि अगर हमारे ज़्यादा अमाउंट में दिए जाएं तो हमारी बॉडी में ये क्या करते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा नींद कॉज, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लीपी कॉज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो सेडेटिव्स का यही मतलब काम ही होता है, यही साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि ये हमारी सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से डिजीनेस वगैरह होने लगती है, डोजिनेस होने लगती है और स्लीपी फील होता है काफ़ी ज़्यादा। तो यही हमारे जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं इनका ये भी थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं हम लोगों को। अब इसके फर्स्ट जनरेशन के थोड़े से फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका जो माइंड है वो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जो ये फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग है ये सेडेशन उसके बॉडी में कॉज कर रही है, लाइक उसको, वो एकदम नॉर्मल है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको नींद वगैरह आए, उसको आराम से नींद वगैरह आ रही है, सब कुछ हो रहा है। फिर ये फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग वो खाता है, ठीक है, वो उसके बॉडी में सेडेटिव कॉज करते हैं और उसकी जो सीएनएस की एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और उसको लो फील होने लगता है, एकदम से स्लीपी फील होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा डोजीनेस फील होने लगती है। अब नॉर्मल सा बंदा है, अगर उसको ऐसे दवाई दे दी जाए, उसको काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील हो, तो वो अपने काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब नॉर्मली डेज़ में जो काम कर रहा था उसको आराम से नींद भी आ रही थी, उसको ज़रूरत भी नहीं थी। तो क्या हो रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि वो अपने वर्क प्लेस पे अपना ध्यान नहीं दे पाता है अच्छे से। इसीलिए आजकल जो मतलब ये फर्स्ट जनरेशन वाली H1 एंटागोनिस्ट के फर्स्ट जनरेशन वाली जो ड्रग्स होती हैं, ये सेडेशन कॉज करने की वजह से इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, इसकी वजह से हमारी बहुत ही कम यूज़ की जाती हैं। अब जैसे सिंपली जनरेशन क्यों लिखा हुआ, आप लोग तो मतलब थोड़ा सोचना चाहिए ना टेक्निकल टर्म में। तो जनरेशन इसीलिए लिखा हुआ है, लाइक हम लोग की भी जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसी हिसाब से इनकी भी जनरेशन होती है। लाइक फर्स्ट जनरेशन है तो ये हमारी पुरानी जनरेशन होगी, ठीक है। अब जो सेकंड जनरेशन है इससे थोड़ी सी क्या होगी, अपडेटेड होगी। लाइक फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग है, ये हमारी सेडेशन कॉज कर रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड जनरेशन को बनाते हैं, यानी कि सेकेंड जनरेशन में थोड़े से अपडेट्स लाते हैं, थोड़ा न्यू चीज़ मतलब परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे जब सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स बनाई गई, प्रिपेयर की गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सेकेंड जनरेशन वाली ड्रग्स ने फर्स्ट जनरेशन की जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, सेडेशन कॉज हो रहा था, जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसको यहाँ पे क्या किया, उसकी कमी को यहाँ पे पूरा कर दिया। मतलब इसको जो साइड इफ़ेक्ट्स थे इसको यहाँ पे ना होते हुए अच्छी, मतलब अपना अच्छा एक्शन शो करने का काम किया। अब जो फर्स्ट जनरेशन वाली थी ये हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब भी नहीं की जाती थी, बिकॉज ये पहले से ही मतलब हो रही थी, तो ये हमारी सेडेशन कॉज कर रही थी। अब खामखा किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाए, कोई नहीं चाहेगा, तो इसीलिए इसका लोग कम ही यूज़ करते थे। तो अब जो सेकेंड जनरेशन वाली ड्रग है ये सिर्फ हमारी एंटी हिस्टामिनिक मतलब एक्शन को ही शो करते हैं। ये सेडेशन वगैरह कोई भी कॉज नहीं करते हैं, ना ही तो इनका कोई साइड इफेक्ट होता है। बस ये जो एंटी हिस्टामिन इसका जो काम होता है, बस ये क्या करता है, हिस्टामिन को ही इनहिबिट करने का या फिर रोकने का काम करते हैं, सेकेंड जनरेशन वाली ड्रग। तो इसमें बड़ा अपडेट आया ना ही तो ये सेडेशन कॉज करते हैं, ना ही तो कोई भी सीएनएस एक्टिविटी कम होती है, और ना ही कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ना ही इसका कोई डर होता है कि कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड जनरेशन वाली ड्रग बहुत ही सही मायने में अगर हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ सकती हैं, और यूज़ लोग करते ही हैं ज़्यादातर सेकेंड जनरेशन वाली ड्रग्स को, बिकॉज इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स हैं ये हमारी सेडेशन कॉज क्यों करती हैं, और जो सेकंड जनरेशन वाली ड्रग्स हैं ये सेडेशन कॉज क्यों नहीं करती हैं। अब मान लीजिए, तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स होती है ये हमारी थोड़ी सी होती हैं क्या, लाइपोफिलिक इन नेचर होती हैं। क्या होती है, लाइपोफिलिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। और ये हमारे मान लीजिए इनका काम क्या होता है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई भी नॉर्मल ड्रग है या फिर जैसे कोई भी ड्रग्स हैं, तो अगर जब कोई भी हमारी लाइपोफिलिक इन नेचर, ये जैसे फर्स्ट जनरेशन वाली हमारी क्या है, लाइपोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। अब जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, अगर जब तक कि इसको क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी ड्रग है अगर इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक कि वो सेडेशन कॉज नहीं कर सकती है। लेकिन हमारी जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स है ये हमारी लाइपोफिलिक इन नेचर है, तो लाइपोफिलिक नेचर होने की वजह से ये हमारी ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती हैं, क्रॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी इजीली सीएनएस तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। इसीलिए ये इजीली अपनी एक्टिविटी को यहाँ पे शो कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे सेकेंड जनरेशन वाली ड्रग्स होती हैं ये हमारे तो लाइपोफिलिक इन नेचर होते हैं, लेकिन ये हमारे क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस ही नहीं कर पाते, मतलब क्रॉस करते ही नहीं है, बल्कि इनका जो एक्चुअल में काम होता है एंटी हिस्टामिन एक्शन शो करना, तो बस वही करते हैं ये। तो बस ये हमारे मतलब जो सेकेंड जनरेशन वाली ड्रग्स होती हैं ये हमारी बेसिकली पूरी बॉडी में अपना एक्शन शो करती है, लेकिन ये ब्रेन तक नहीं पहुंचती, मतलब ब्रेन तक जाती ही नहीं है, ब्रेन से पंगा ही नहीं लेना है इनको। तो जब ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो कोई भी सेडेशन या फिर सेडेटिव एक्शन नहीं शो होता है। तो ये यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन का फंडा आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतना आप लोग समझ गए। तो अब हम H1 एंटागोनिस्ट के ड्रग्स के बारे में यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। अब जो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे टोटल हमारी 18 ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ हमारी ड्रग्स हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे सिंथेसिस भी पढ़नी होती है। अब इसमें जो हमें सिंथेसिस पढ़नी होगी, जैसे कि हमारा डाइफेनहाइड्रामीन HCl हो गया, ठीक है, एक ये हमारा हो गया, और हमारे हो गए ट्रिप्लोलिडीन HCl हो गया। मतलब बाकी चीज़ें मैं आप लोग को आगे ही बताऊँगी किसके इसके बारे में हमको सिंथेसिस भी H1 एंटागोनिस्ट में हमको पढ़ने को मिलेगा। फिर जो हमारा H2 एंटागोनिस्ट आता है इसमें बेसिकली हमारे 3 तरह के ड्रग दिए जाते हैं। एक होता है हमारा सिमेट्रिडीन, इसकी हमें सिंथेसिस पढ़नी है, जहाँ जहाँ मतलब स्टार लगा हुआ है जान जाइएगा कि उसकी हमको सिंथेसिस पढ़नी ही पढ़नी है। फिर हमारा हो गया फोमाटिडीन, फिर रेनिटिडीन। तो ये H2 एंटागोनिस्ट में हमारी 3 ड्रग्स आ जाती हैं। और जो हमारा रेनिटिडीन है ये तो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है थर्ड, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPI। तो इसमें हमारी बेसिकली 4 ड्रग्स आ जाती हैं, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल। और ये हमारे आजकल तो लेटेस्ट चल रहे हैं, मतलब ज़्यादातर इन्हीं को हम यहाँ आजकल यूज़ करते हैं। तो ये सारी ड्रग्स के नाम आप लोगों ने मोस्टली सुने होंगे, क्योंकि ये मतलब कॉमन यूज़ के लिए हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा हमारे यूज़ में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में हमारे आ जाते हैं जो कि हमारे H1 एंटागोनिस्ट के सेकेंड जनरेशन में सबसे पहला आ जाता है एस्टीमेमिजोल, लोराटेडीन, सिट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन। और एक चीज़ यहाँ पे और आ जाती है हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग में ही, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो इसको मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन जब ये सारी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम तब आप लोगों को इसको आगे चल के बता देंगे। इसमें भी हमारी एक ड्रग आ जाती है क्रोमोलाइन सोडियम। तो इस तरीके की सारी हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे डिवाइडेड हैं। तो आज की वीडियो में हम H1 एंटागोनिस्ट को पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे यहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक थर्ड आ जाता है सार ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। अब जैसे कि ये जो सार ऑफ एंटीहिस्टामिन है ये हमारे सिलेबस में एक्चुअल में दिया तो नहीं गया है, बट मैं इसका एक ही सार आप लोगों को बता देती हूँ इसी में, ठीक है। क्योंकि हमारा मोस्टली प्रेफरेंस में अगर होता है तो ये हमारे H1 एंटागोनिस्ट के प्रेफरेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे हम आप लोग को एक ही सार में सब कुछ बता देंगे, क्योंकि हमारे सार भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी की वजह से जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं तो अपना इफेक्ट वगैरह शो करते हैं। अब जैसे कुछ न्यूली कमर्स होते हैं, जैसे 5th सेमेस्टर में जो नए नए बच्चे आए हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मतलब उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है। तो चलिए इसको हम आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स में और अच्छे से समझा देते हैं सार ऑफ एंटीहिस्टामिन के बारे में। तो सार का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे हमारा कोई भी ड्रग होता है, ठीक है, उसके जितने भी हमारे ड्रग्स होते हैं सभी के हमारे स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा कोई ड्रग नहीं होता है जिसका कोई भी स्ट्रक्चर ना हो। अब बस यही रहता है, किसी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़ा सिंपल होते हैं, किसी के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, पर सबके स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसी तरह हमारे हर एक कंपाउंड का या फिर ड्रग का एक स्ट्रक्चर होता ही होता है।
तो उस स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होती है, उस ड्रग की एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। अब फॉर एग्जांपल समझो कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, ड्रग का स्ट्रक्चर है, तो उसमें ज़्यादातर क्या यूज़ किया गया है, एच और ओ एच यूज़ किया गया है। अब वो एच और ओ एच का मतलब होता है जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का हो, मतलब उसमें हमारा पानी ज़्यादा होगा, इसीलिए वहाँ पे एच और ओ एच का ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में। यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे हम किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर या फिर किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि वो हाइड्रोफिलिक है या फिर लाइपोफिलिक है। तो इसीलिए किसी भी ड्रग या फिर कंपाउंड के मतलब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं किसके ऊपर, उसकी एक्टिविटी, मतलब किसी भी ड्रग की एक्टिविटी के लिए स्ट्रक्चर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। अब जैसे नॉर्मली मान लो कोई भी हमारी ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब उसके उसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है, H2O जुड़ा हुआ है, मतलब वाटर है। अब इसको हम हटा के कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, तो इसकी जो लाइपोफिलिसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब जैसे कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें हमने क्या किया, कोई भी चेंज किया, मतलब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा किसी चीज़ का, तो उसका जो काम होगा वो भी तो चेंज हो जाएगा। वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था उसकी एक्टिविटी में भी तो चेंजेस आएंगे, मतलब उसका जो वर्क होगा उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर में कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं, तो याद रखना आप लोगों को कि उसकी एक्टिविटी में भी ज़रूर से ज़रूर चेंज आएगा। तो यही एक्चुअल में हमारा एक सार कहलाता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसमें हम नए नए मतलब ड्रग्स को यहाँ पे हम बनाते हैं। मतलब किसी भी अगर जैसे नॉर्मल कोई भी ड्रग है, तो उसके हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया, उसकी एक्टिविटी चेंज हो गई, उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कॉमन यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से चेंजेस कर देंगे। कभी उसमें हम एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, कभी उसमें हम एमीन ग्रुप जोड़ देंगे, एक आध बार यहाँ पे हम इथाइलिन ब्रिज, मतलब कि यहाँ पे कार्बन जोड़ रहे हैं, या फिर कोई भी कंपाउंड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। इसी तरह से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को अलग अलग, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स में अलग अलग हम जोड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो एक्टिविटी होगी ड्रग की, वो हमें अलग अलग देखने को मिलेगी और हमारी नई नई ड्रग्स बनती रहेंगी। इससे हमारा एक और ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इससे हम अलग अलग मतलब ग्रुप्स को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, अलग अलग ड्रग्स को बना सकते हैं, जो कि हमें नई नई एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। तो यही हमारा प्रॉपर सार कहलाता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब जैसे एग्जांपल आप लोगों को दो दे तो जैसे कि हमारे घर में कई प्रकार की मतलब लोग होते हैं, जैसे मम्मी पापा बहन भाई सब लोग होते हैं, तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे घर में कोई भी त्यौहार आता है, तो हम लोग सोचते हैं ना कि आप लंबे हो तो आप जो है जाला साफ कर दो, या फिर कोई भी सफाई वगैरह काम कर लो, ठीक है। और जो पतले लोग हैं वो अलमारी अलमारी में घुस जाते हैं अपने सफाई वफाई करने के लिए, और जो मोटे लोग हैं वो अपने हिसाब से, मतलब सबके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही वो अपना अपना काम करते हैं। मतलब इस किसी भी इंसान का स्ट्रक्चर देख के हम ये आजमा सकते हैं कि ये इस काम के लिए मतलब फेवरेबल है, ये काम ये कर सकता है। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे सार में भी होता है। यहाँ पे हम ड्रग के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, अगर इसमें हमारे कोई भी चेंज मतलब देखते हैं कि हमारे इसका स्ट्रक्चर को जो भी चेंज होता है उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इसके स्ट्रक्चर मतलब कोई भी ड्रग है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपने बॉडी में उसके काम को भी देखते हैं, उसके एक्टिविटी को देखते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा डेमो, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे सार किसका पढ़ने वाले हैं, एंटी हिस्टामीन के बारे में। तो जो एंटी हिस्टामिन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो एराइल ग्रुप लगे होते हैं, एक यहाँ पे ये डैश आप लोग को देखने को मिलेगा, ये हमने डिनोट कर दिया डैश से, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स देखने को मिल रहा होगा, जिससे हमारी ये एराइल ग्रुप क्या है, अटैच है। अब ये हमारा जो एक्स है ये हमारा कोई भी हेलोजन ग्रुप नहीं है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ समझिए। एक्स है मतलब कि कोई खाली जगह, जैसे कहीं भी आप लोग को नाम लिखना होता है फॉर्म वगैरह में, तो XYZ लिखा होता है ना, तो उसी जगह उसी तरह यहाँ पे भी जो एक्स है ये हमारी एक मतलब खाली प्लेस होती है। इसको मतलब दो तीन चीज़ें यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ये आगे चल के आप लोग को मैं बता दूंगी। अभी मैंने नंबरिंग वगैरह नहीं की है, मतलब सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वही मैं आप लोग को समझा रही हूँ। फिर यहाँ पे मतलब इसको सिंपल सा आप एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है दो कार्बन ग्रुप यहाँ पे आ जाते हैं, तो दो कार्बन आ जाते हैं, तो दो कार्बन आप लोग को पता है ईथ कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पे इथाइलिन ब्रिज कह देते हैं। फिर लास्ट में हमारा ये जो एन है, तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पे अमीन ग्रुप। ये हमारा जो फोर्थ होता है ये हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप अटैच होता है। अब जैसे आप लोग को सारा लिखना नहीं आ रहा है, तो आप लोग को एक ट्रिक मैं बता दूं, तो मतलब सिंपल सी ट्रिक है, आप इसकी नंबरिंग कर लो, ठीक है। इसमें दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
अब जैसे कि इसको हम पार्ट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम पार्ट वाइज भी कर सकते हैं और इसमें हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दी और एक एक पार्ट को हमने बता दिया कि इसको यहाँ पे हम ये वाला ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे और ये वाली चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर नंबरिंग की जगह या फिर इसको हम पार्ट वाइज में डिवाइड कर ले। अब जैसे कि यहाँ पे हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब एक पार्ट ये हो गया हमारा जो कि है एराइल ग्रुप, और सेकेंड हमारा यहाँ पे आ गया एक्स ग्रुप, ठीक है। और थर्ड हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इथाइलिन ब्रिज आ गया। और फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, एमीन ग्रुप। फिर इनको पार्ट वाइज आप डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद सबके बारे में आप लोग 2 2 लाइन लिख लीजिए। उसके बाद फिर जो हमारा सार होता है वो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे इसको हम चूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का आप लोग को कंपाउंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसका सार लिखना है अगर आप लोग को, तो यहाँ पे फिर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नंबरिंग कर लोगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। इजीली हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया है, अब यहाँ पे नंबरिंग आप कैसे करोगे, तो इसके लिए हमारा पार्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। जैसे मैंने आप लोग को पार्ट में डिवाइड करके बता दिया, इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसको हम 4 पार्ट में टोटल डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है एराइल ग्रुप, फिर होता है हमारा एक्स ग्रुप, यानी इसमें हम 3 तरीके के कंपाउंड को जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। फिर हमारा थर्ड ग्रुप आ जाता है इथाइलिन ब्रिज, जो कि हमारा ये वाला इथाइलिन ब्रिज आ जाता है। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है अमीन ग्रुप। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन चारों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किसमें कौन सी एक्टिविटी क्या बढ़ेगी क्या घटेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम जानेंगे। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एराइल ग्रुप के बारे में। तो एराइल ग्रुप यहाँ पे है हमारे फर्स्ट पोजीशन में, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है ये। अब पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को एराइल और एल्काइल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो एराइल, एराइल का मतलब होता है क्या, ए आर का मतलब होता है एराइल और ए एल का मतलब होता है एल्काइल, ठीक है। अब ए एल एराइल का सिंपल मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर, और जो हमारा एल्काइल का सिंपल मतलब क्या होता है, हमारा चेन स्ट्रक्चर, मतलब चेन के फॉर्म में। जैसे कि लंबी सी चेन, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था, CH2 हो गया, फिर हो गया N लगा है, फिर CHOH ऐसे लगा हुआ है, तो हमारा चेन कहलाता है। अगर रिंग में है तो ये हमारा एराइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एराइल ग्रुप लिखा हुआ है। तो इसमें हमने आप लोगों को क्या बताया, इसमें हमारा रिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो रिंग स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब हमारा इस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा एराइल ग्रुप में। तो ये हमारी जुड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कोई भी ग्रुप से हमारी क्या है, अटैच है, आप लोग देख सकते हैं एराइल ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारे डाई एराइल, मतलब डाई मतलब होता है 2, यहाँ पे 2 एराइल ग्रुप है ना। अब यहाँ पे जो डाई एराइल ग्रुप होते हैं, ये डाई एराइल सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारे एंटी हिस्टामिन की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा हमारे एसेंशियल माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इसको यहाँ पे लगाए रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर नहीं लगाते हैं इस वाले एराइल ग्रुप को, तो हमारी जो एक्टिविटी होगी, मतलब एंटी हिस्टामिन की जो एक्टिविटी होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। अब मान लीजिए जो ये 2 एराइल ग्रुप है, या तो हमारे ये 2 फेनाइल ग्रुप होने चाहिए, मतलब इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, या तो ये हमारे 2 फेनाइल ग्रुप होने चाहिए, या फिर हमारी ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए। तो इसकी वजह से ये जो हमारे एराइल ग्रुप है, इसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टामिन की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देगा। बिकॉज जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है किसी भी ड्रग की एक्टिविटी के लिए। ये हमारे किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे 2 फेनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक फेनाइल ग्रुप हटा के यहाँ पे हमने हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहाँ पे जोड़ दी, मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये इफेक्ट होगा कि ये तब भी हमारी एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक रिंग आप लोग मैंने क्या बताया, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कोई भी होता है जो कि हमारी ड्रग की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है, वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब हेट्रोसाइक्लिक वाला तो आप जान गए। अब लेकिन यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फिनाइल वाला ग्रुप एक हटा के, फिनाइल एराइल वाला ग्रुप हटा के हमने यहाँ पे क्या किया, एक मिथाइल एराइल जोड़ दिया। मिथाइल एराइल हमारा कैसे होता है, इस टाइप से होता है। जैसे हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है। तो CH3 यहाँ पे लगा दिया तो हमारा ये क्या हो गया, मिथाइल एराइल ग्रुप हो गया। तब भी अगर यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं मिथाइल एराइल ग्रुप को, तब भी हमारी जो एक्टिविटी होगी किसी भी ड्रग की वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं, मतलब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये भी हमारा एक कंपाउंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है।
तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है साफ-साफ कि यहाँ पे हम 3 तरीके के कंपाउंड जोड़ सकते हैं अपने एराइल ग्रुप में, ठीक है? जिससे कि हमारी किसी भी इस वाली ड्रग की एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रही है। तो एक मेजर पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर यहाँ पे हम एराइल ग्रुप हटा रहे थे, तब हमारी इस कंपाउंड की मतलब इस वाली स्ट्रक्चर की एक्टिविटी क्या हो रही थी, इस वाली ड्रग की एक्टिविटी घट रही थी। लेकिन एराइल ग्रुप की जगह अगर यहाँ पे हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग या फिर मिथाइल मिथाइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप यहाँ पे फिनाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर रहे थे, तो इस वाली ड्रग की एक्टिविटी बढ़ रही थी। तो सिंपल सी ये वाला फंडा आप लोग को शायद क्लियर हो गया हो। मतलब एराइल ग्रुप नहीं हटाना है, अगर एराइल ग्रुप लगा है तो इसको हटाना नहीं है, वरना इस ड्रग की एक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी इस वाले मतलब कंपाउंड में या इस वाले स्ट्रक्चर में एक चीज़ और आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमने कोई भी और भी ग्रुप जोड़ दिया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, OCH3, मतलब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को यहाँ पे हमने जोड़ दिया एराइल रिंग में। तो एराइल रिंग मतलब एराइल रिंग में अगर हमने जोड़ दिया तो इस वाली ड्रग की जो एक्टिविटी है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे हमने अगर जोड़ दिया इस क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल ग्रुप को, तो यहाँ पे जो इसकी एक्टिविटी होगी इस ड्रग की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सार में कंप्लीटली आपको बस इतना ही लिखना होता है कि हमारे यहाँ पे कौन से मतलब ग्रुप को ऐड करने से एक्टिविटी बढ़ रही है और कौन से ग्रुप को ऐड करने से एक्टिविटी घट रही है, और या फिर कोई भी कंपाउंड हटाने से एक्टिविटी घट रही है या फिर बढ़ रही है, ठीक है। तो मेन सार में आप लोग को यही चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलती है या फिर पढ़ते हैं आप लोग। फिर हमारा एराइल ग्रुप तो आप लोग समझ गए। फिर हमारा दूसरा आता है एक्स ग्रुप। अब इसके हम नेचर की बात करें कि इसमें हम कौन कौन से ग्रुप को ऐड कर सकते हैं या फिर कौन कौन से सब्स्टिट्यूट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारा एक्स ग्रुप होता है इसका नेचर ऐसा होता है कि इसमें हम तीन कंपोनेंट या फिर 3 मेजर एलिमेंट्स को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। हमारा जैसे एक हो जाता है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, एक हमारा हो जाता है ऑक्सीजन, थर्ड हो जाता है हमारा कार्बन। अब एक मेजर बात आप लोगों को बता दूं, जैसे कि ये हमारे जो एलिमेंट्स है, अगर एक्स ग्रुप में अगर हमने इन तीनों को छोड़ के और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हमने लगा दिया, मीन्स यहाँ पे हमने एक्स की जगह यूज़ किया इन तीनों को हटा के कोई भी अदर एलिमेंट को, तो हमारी इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी होगी, जो पूरे ड्रग की एक्टिविटी होगी, वो हमारी या तो ख़त्म हो जाएगी या तो एकदम डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक्स में सिर्फ 3 तरीके कंपाउंड लगा सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ हम 3 सब्स्टिट्यूट ऑफ मतलब 3 एलिमेंट को यहाँ पे हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके जो मतलब अगर एनी अदर एलिमेंट यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ड्रग की एक्टिविटी या फिर ख़त्म ही हो जाएगी या फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मतलब एक्स के कंपाउंड के बारे में यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हैं। बस आप ये याद रखिए कि इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। बाकी अगर इसमें एनी अदर एलिमेंट अगर इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कोई सब्स्टिट्यूट के, तो ये हमारे क्या होगी, पूरे ड्रग की एक्टिविटी जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी, एकदम से कम होगी या फिर एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब इसमें हम एक्स में कौन कौन से ग्रुप को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक्स की जगह हम यहाँ पे एन ऐड करते हैं, मतलब नाइट्रोजन लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स। अब ये हमारा एक कॉमन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप हेटेरोसाइक्लिक रिंग या फिर कोई भी मतलब फिनाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एन लग गया, यहाँ पे हमारा CH2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको CH3 लगाना है, बीच में आप लोग CH2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव बन के तैयार हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर आप लोग को कॉमन स्ट्रक्चर मतलब बना हुआ है, बस आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करना है, मतलब बैलेंस ही यहाँ पे आप लोग को करना है। बस यहाँ पे आप CH3 लगाएंगे, यहाँ पे CH2 लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगा देते हैं या फिर अमीन यहाँ पे मतलब कि एराइल फिनाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का पूरा बन के यहाँ पे एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा रहेगा इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स का, जो कि हमारा एक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होगा, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को हमको मिलेगा। फिर हमारा दूसरा आ जाता है O। अब यहाँ पे एक्स की जगह हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो हमारा यहाँ पे बनेगा क्या, एमिनो एल्काइल ईथर एनालॉग बन जाएगा। बस आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, 2 यहाँ पे एराइल रिंग जोड़ेंगे, यहाँ पे आप लोग 2 एराइल यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये पूरा कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा, एमिनो एल्किल ईथर एनालॉग। तीसरा हमारा आ जाता है एक्स की जगह कार्बन। अगर यहाँ पे हम कार्बन ऐड कर देते तो हमारा बन के तैयार हो जाता मोनो एमिनो प्रोपाइल एनालॉग, यानी कि इसी की डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जो हम कार्बन ऐड करते हैं, ठीक है। अब आगे चल के जो भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे तो मतलब इन्हीं तरीके के होंगे जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे
इथाइलिन ब्रिज के बारे में। ठीक है, अब देखो दो चीज़ यहाँ पे, जो हमारी तीन चीज़ हो गई, ठीक है, यहाँ पे दो अराइल ग्रुप हो गए और ये हमारा एक्स कंपाउंड हो गया। अब अगर इन तीनों को अगर हम यहाँ पे हटा दें तो हमारी जो पूरे ड्रग की जो एक्टिविटी होगी वो हमारी एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, जो कि हमारा है इथाइलिन ब्रिज के बारे में। ये हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन ऑन इथाइलिन चेन। अब इसमें सिंपल सा इसका फंडा ये है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे दो कार्बन जुड़े हुए, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी कंपाउंड यहाँ पे बढ़ाएंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, इसमें तो मरोड़ करेंगे तो हमारे पूरे ड्रग की जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो हमारे दो कार्बन है ये हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एसेंशियल है। इनको ना ही तो मतलब ना ही तो इनमें आप बढ़ाइए, ना ही इनमें आप घटाइए। मतलब ये भी नहीं करना है कि आपने यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे CH3 या फिर CH2 लगा दिया, तो ये भी आप लोग को नहीं करना है, वरना एक्टिविटी बिल्कुल भी डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ दो कार्बन हमारे यहाँ पे हैं तो इसकी एक्टिविटी एकदम सही है। तो सिंपल सा यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द एंटीहिस्टामिन्स हैव इथाइलिन चेन एंड विच इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। मतलब बहुत सारी जो हमारी एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं एंटीहिस्टामिन्स की, उसमें हमारी इथाइलिन चेन पाई जाती है, जो कि हमारी किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल मानी जाती है। बट यहाँ पे अगर इसमें हम कोई भी ब्रांचिंग करेंगे इथाइलिन चेन में, या फिर कोई भी मतलब इसमें कोई भी घटाएंगे, बढ़ाएंगे, कोई भी कंपाउंड ऐड करेंगे अलग से, तो इसमें हमारी जो ड्रग की एक्टिविटी होगी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्सेप्शनल केस भी आता है, तो ये हमारा होता है प्रोमेथाजीन। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये हमारे क्या जुड़े हुए हैं, दो इथाइलिन ग्रुप है, ठीक है, दो, ये हमारी इथाइलिन चेन है। अब यहाँ पे हमारा एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे आप कोई भी कंपाउंड अलग से ऐड करेंगे तो ड्रग की एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन एक यहाँ पे हमारा एक्सेप्शनल केस है, जो कि हमारा प्रोमेथाजीन का है, कि मतलब इसमें हमारी ब्रांचिंग हो भी रही है लेकिन इसकी एक्टिविटी घट नहीं रही है। तो बस ये एक ही ड्रग होती है जिसमें एक्टिविटी नहीं घटती किसी भी और कंपाउंड को ऐड करने में इथाइलिन चेन में। लेकिन अदर कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं है, अदर ड्रग के साथ ऐसा नहीं है। अगर इथाइलिन चेन के साथ कोई छेड़खानी करेगा अदर ड्रग्स में, तो उसकी पूरी ड्रग की जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें एक्टिविटी मतलब नहीं डिक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे और भी हमारे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या करता है, प्रोमेथाजीन हमारी जो ये मतलब एक्सेप्शनल केस भी आ जाता है इसमें, और ये हमारे कुछ सेडेशन भी कॉज करते हैं, मतलब CNS की एक्टिविटी को घटाते हैं, ये सारी चीज़ें भी ये परफॉर्म करते हैं। तो बस सिंपल सा आप यही जानिए कि इथाइलिन चेन में जो सब्स्टिट्यूशन और इथाइलिन चेन है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रोमेथाजीन को छोड़ के। ठीक है, बाकी इथाइलिन चेन हमारी जैसी की तैसी ही रहनी चाहिए, ना तो उसमें घटाएंगे ना ही तो हम बढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये सब्स्टिट्यूशन और इथाइलिन चेन का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा लास्ट ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे कौन सा आ जाता है हमारा लास्ट ग्रुप, अमीन ग्रुप, जो कि हमारा फोर्थ है। अब जो फोर्थ ग्रुप है वो हमारा कहलाता है अमीन ग्रुप। अब जो हमारे अमीन ग्रुप आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, तो ये हमारे टर्शरी फॉर्म है। अब टर्शरी प्राइमरी क्या होते हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब अमीन ग्रुप हमारा कैसा होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ठीक है, एन, ये हमारे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये हमारा एक पूरा लोन पेयर है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है पूरा क्या, अमीन ग्रुप कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे H हटा के हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा कहलाता है प्राइमरी अमीन। और यहाँ पे हमने दूसरा H हटा के यहाँ पे CH3 लगा लिया, तो ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी अमीन। और यहाँ पे हमने तीसरा H हटा के यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, तो ये हमारा होता है टर्शरी अमीन। ठीक है, तो जो हमारा टर्शरी अमीन होता है, जिसमें हमारे एंड में क्या 3 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, वो हमारा किसी भी ड्रग की एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये टर्शरी अमीन में ही हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से इसकी एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल मानी जाती है। अब मान लीजिए ये हमारा जो पूरा अमीन ग्रुप है, ठीक है, टर्शरी अमीन है, अगर इसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग में इसको हम पूरा बंद कर दें, ठीक है, तो जो इसकी एक्टिविटी होगी, हमारे अमीन ग्रुप की जो एक्टिविटी होगी वो ट्रिपल टाइम्स या फिर मल्टी टाइम्स इसकी एक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। तो अमीन ग्रुप में आप लोग को दो चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे, मतलब कि जो टर्शरी अमीन होता है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहाँ पे हम जोड़ देते हैं अपने टर्शरी अमीन में, तो इसकी जो एक्टिविटी होगी वो हमारी मल्टी टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया सार ऑफ एंटीहिस्टामिन। ठीक है, तो इसके आप लोग को, आई होप आप लोग को पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा सार ऑफ एंटीहिस्टामिन में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सार ऑफ एंटीहिस्टामिन यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ पे
H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। तो चलिए अब हम H1 एंटागोनिस्ट के बारे में यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, सार हो गया, H1 एंटागोनिस्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट होते हैं ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे तो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे H1 रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और हिस्टामिन जब ब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हिस्टामिन पे बाइंड नहीं होगा और अपना एक्शन शो नहीं करेगा, मतलब कि एक तरीके से हिस्टामिन के एक्शन को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, जिसमें हमारे सेडेशन कॉज होता है, सेकेंड जनरेशन जिसमें कोई भी सेडेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अब सिंपल सा फंडा इसका तो आप लोग जान ही गए हैं कि हमारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे और हमारे हिस्टामिन एक्शन हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे ये हमारा वर्क करता है। अब जो हमारे ये मतलब H1 एंटागोनिस्ट होते हैं ये बेसिकली हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि ये हमारा H1 रिसेप्टर है, ये हमारा कहीं भी प्रेजेंट है या फिर लंग्स में, इंटेस्टाइन में, CNS में, मतलब कहीं भी हमारा प्रेजेंट है। अब इसका रिलीज कैसे होता है हिस्टामिन का, मतलब मास्ट सेल से हिस्टामिन का रिलीज जहाँ से होता है वो आप लोग फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा एकदम क्लियर बताया हुआ है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करता है, मास्ट सेल से हमारे हिस्टामिन रिलीज होते हैं, ये आप छोड़ दीजिए जो बीच में लाइन लिखी हुई है अभी के लिए, ठीक है। फिर हिस्टामिन यहाँ पे H1 रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होते हैं, ठीक। अब हमको ये पता है कि हमारे जो ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं हमारे GPCR वाले होते हैं, मीन्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाले होते हैं। तो जैसे ही हिस्टामिन इस H1 रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, फिर ये हमारा क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी को यहाँ पे PLC को क्या करता है, यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही हमारा फॉस्फोलाइपेज सी यहाँ पे एक्टिवेट होता है, इसकी वजह से हमारे दो मैसेंजर मतलब यहाँ पे निकलते हैं। एक हमारा होता है IP3 और एक हमारा होता है DAG, जो कि हमारे एक तरीके के सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं। और ये दोनों हमारे PIP3 से यहाँ पे बनते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे IP3 होता है जो कि हमारा PLC से यहाँ निकला हुआ है, IP3 क्या करता है, जो हमारे कैल्शियम होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और दूसरा जो हमारा डैग है DAG, ये हमारा क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को यहाँ पे प्रोटीन काइनेज CA एंजाइम होता है हमारा, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। और ये एंजाइम जो होता है ये भी फर्दर हमारा क्या करता है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम आयंस के जो कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी, रिलीज होती जाएगी, तो ये अपना एक्शन मतलब जो भी कॉज करेगी हमारी बॉडी में, मीन्स जो भी इसका काम होता है वो अपना यहाँ पे मतलब दिखाएगा बॉडी में। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या था, यहाँ पे मास्ट सेल से हमारा हिस्टामिन रिलीज हुआ था, ठीक है। अब ये सिंपल से यहाँ पे H1 रिसेप्टर्स पे आके बाइंड तो करता है, लेकिन यहाँ से हमारी ये सारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे PLC को एक्टिवेट करता है, PLC से हमारे दो सेकेंडरी मैसेंजर निकलते हैं, डैग IP3 से जो करता है कि हमारे जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मतलब कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। फिर डैग हमारे प्रोटीन काइनेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो होता है वो भी हमारे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। फिर जो कैल्शियम होता है वो अपना एक्शन शो करता है हमारी बॉडी में। अब इसका एक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब इनका काम जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था आप लोग को मतलब H1 वाले में, तो इसका मतलब लोकेशन हमारे प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ रिस्पायरेटरी एंड GIT ट्रैक्ट में, CNS में, न्यूरॉन्स में, वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में, हार्ट की मतलब वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स जो होती है उसमें, T सेल, B सेल, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, इन सब सारी जगहों पर ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली पेन कॉज करते हैं, प्रोवाइटिस जो कि हमारी ईचिंग मतलब खुजली वगैरह होने लगती है वो कॉज करते हैं, वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, इसमें हमारी जो मतलब ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती हैं, और हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, हेडेक, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, और जो वस्कुलर परमेबिलिटी होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग को फर्स्ट वाले पार्ट में आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रिपल रिस्पॉन्स और डिमा फॉर्मेशन करने लगते हैं, सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं, IgE प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सारे इसके काम होते हैं, ठीक है। अब कोई भी जैसे एंटी हिस्टामिन आता है और ये जो H1 रिसेप्टर होता है इसको जब ब्लॉक कर देगा तो इसके काम को भी तो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा ना, जो हिस्टामिन इस पे आके बाइंड हो रहा था उसके एक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे।
अब एंटी हिस्टामिन जब इसको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें कॉज हो रही थी जैसे पेन वगैरह है, तो पेन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, प्रोवाइटिस ईचिंग कम हो जाएगी, वैसोडाइलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हाइपरटेंशन कम हो जाएगी, हेडेक वगैरह में रिलीफ मिलेगा, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन में रिलीफ मिलेगा, और जिसकी परमेबिलिटी वगैरह है ये हमारी मतलब नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगी, और इसके जो ऑडिमा फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। जो सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हमको देखने को मिल रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो कम हो जाएगी, आईजी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो जो भी आपने जितना भी मतलब फर्स्ट पार्ट में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है बस उसको आप लोग को अपोजिट कर देना है, जो मतलब ये हमारे क्या करते हैं H1 एंटागोनिस्ट में सभी के सभी यहाँ पे काम आते हैं। तो अगर आप लोग को पूरी कहानी नहीं लिखनी है तो आप लोग सिंपल सी भी ऐसा भी लिख सकते हैं, मास्ट सेल से जो हिस्टामिन रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे H1 रिसेप्टर्स पे आके बाइंड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब अपना यहाँ पे बाइंड होने के बाद अपना एक्शन शो किया, और जो भी प्रॉब्लम है उसने कॉज की बॉडी में, ठीक है। तो ये इसके हिस्टामिन के सारे काम थे। अब यहाँ पे ये होता है, तो अब बारी आ जाती है यहाँ पे एंटी हिस्टामिन की। एंटी हिस्टामिन वर्क कैसे कर रहा है? अब एंटी हिस्टामिन में ऐसे ये जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट है ये हमारे यहाँ पे आएंगे और H1 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगे। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, फिर ठीक है, अब ये बाइंड करेंगे, उसके बाद पूरे रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा हिस्टामिन आ रहा था रिलीज होके यहाँ पे बाइंड कर रहा था, वो हमारा यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जगह फिल हुई है, मतलब एंटागोनिस्ट ने पहले ही कब्जा कर रखा है। तो जो हिस्टामिन है ये हमारे यहाँ मतलब H1 एंटागोनिस्ट जो है पहले से ही कब्जा कर रखा है, तो यहाँ पे जो हिस्टामिन है वो आके यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो H1 एंटागोनिस्ट यहाँ पे H1 रिसेप्टर को जब ब्लॉक कर देता है, तो ना ही तो हमारा हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड होगा, और जब बाइंड नहीं होगा तो ये ना ही तो हमारा PLC मतलब फॉस्फोलाइपेज सी को यहाँ पे ना ही तो एक्टिवेट करेगा, और ना ही हमको कोई भी एक्शन यहाँ पे फालतू वाला देखने को मिलेगा बॉडी में। तो ये इसका सिंपल सा फंडा होता है। अब यहाँ पे एक और बात जान लीजिए कि ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये नहीं होता है कि H1 एंटागोनिस्ट ने इसको यहाँ पे H1 रिसेप्टर को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया हो, मतलब ये तब तक ही काम करता है जब हमारी बॉडी एकदम नॉर्मल हो जाती है। इसका जो मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है H1 एंटीहिस्टामिन का, वो जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक कि इसका एक्शन हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। फिर जब एंटीहिस्टामिन का मतलब ड्रग का असर खत्म हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो ये H1 रिसेप्टर्स फिर से अनब्लॉक हो जाएंगे, और हिस्टामिन आके फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंड करेंगे, फिर से अपना एक्शन वही सारी चीज़ें प्रोसेस हमारी बॉडी में चलाते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे रिवर्सिबल होते हैं, सॉरी हमारे रिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए मतलब कुछ टाइम के बाद ये हमारे हट जाते हैं, ये रिवर्सिबली अपना एक्शन यहाँ पे शो करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा H1 एंटागोनिस्ट का फर्स्ट जनरेशन वाला मतलब सारी चीज़ यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखने को हमको मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है H1 एंटागोनिस्ट के लिए मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट जनरेशन इसीलिए लिख दिया है क्योंकि ये हमारे बेसिकली सेडेशन कॉज करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे सेडेशन बेसिकली कॉज क्यों करते हैं, जैसे कि ये हमारे बेसिकली कहाँ पे CNS न्यूरॉन्स में भी जाते हैं, ये हमारे CNS न्यूरॉन में भी जाते हैं। ये वहाँ पे मतलब सेडेशन कॉज करते हैं, जब हमारे CNS न्यूरॉन में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को कमज़ोर कर देते हैं, फिर कम डिक्रीज़ कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, सेडेशन को कॉज करते हैं। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, ब्रोंकोडाइलेशन। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मूथ मसल्स को जो मतलब ब्रोंको डायलेशन होती हैं, उनको मसल्स को क्या करते हैं, डायलेट कराते हैं, और हमको सांस लेने में थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती है, मतलब मदद मिलती है, और हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और हमको सांस लेने में आसानी हो जाती है। फिर सेकंड आ जाता है डिक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। हमको क्या देखने को मिल रहा था कि वहाँ वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे हमारी कम हो जाएगी, मतलब नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगी, और हमारे जो पेन, प्रोवाइटिस, हेडेक, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ रही थी, तो यहाँ पे हमारी डिक्रीज़ हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये हमारा H1 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म थोड़ा सा सिंपल सा था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चल के जो मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे वो थोड़ा सा हमारा टफ हो सकता है। अब वैसे तो यहाँ पे हम इसकी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट की। अब वैसे तो इसमें H1 एंटागोनिस्ट में हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं, मतलब बहुत ही सारी। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 ड्रग्स लिए हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे सिंथेसिस भी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी मेनली है। अब आप जब सिलेबस में ड्रग्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जिन पे स्टार लगा हुआ होगा उनकी हमको सिंथेसिस पढ़नी हो, वही चीज़ यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग को जैसे नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो जो बची हुई ड्रग्स होंगी उनके नोट्स आप लोग को इजीली मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। बाकी इसका जो मेन है जिसकी हमको सिंथेसिस पढ़नी है वो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ा दूँगी। अब जो हमारा यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाता है, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड आ जाता है।
तो ये इसका पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। और ये जो बीन वाला बीच में आप देख सकते हैं ओ लगा हुआ है, ये हमारा एक अमीनो होता है, ठीक है। तो ये फंडा आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। बाकी यहाँ पे मैंने इसमें 2-3 बातें लिख दी हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक होती है, ठीक है। इसका मेनली यूज़ क्या होता है, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनको ट्रीट करना, ठीक है। अब चलिए इसके हम मेकैनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है H1 रिसेप्टर का, और ये हमारे CNS पे भी जाके एक्ट करता है, वहाँ पे CNS पे भी, और सेडेशन वगैरह, रोजीनेस वगैरह कॉज करता है। और इसके पास हमारे कुछ एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी भी होती हैं। अब जैसे कि आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, जैसे एग्ज़ाम में हमारा ऐसा नहीं आएगा, मतलब मैकेनिज्म वगैरह ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग को H1 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म बताइए। आप लोग को डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड का मैकेनिज्म बताओ, MOA बताओ। बाकी हमारा 5, 7, 10 जितने भी मार्क्स में आ सकता है बाकी चीज़ों के साथ में। अब जैसे मैकेनिज्म में आप लोग को सिंपली ये नहीं लिखना है कि मतलब 4 बातें लिख दी, ये भी लिखिएगा, लेकिन इतना ही नहीं लिखना है कि इतने में आप लोगों का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को मैकेनिज्म में ये जो आप लोगों ने डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ा था, ये पूरा का पूरा आप लोग को ये वाला मैकेनिज्म लेना है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे H1 एंटागोनिस्ट के लिए मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये बाकी जो ये मतलब जो ड्रग्स हैं हमारी, ये भी तो हमारी H1 एंटागोनिस्ट के लिए ही तो है। ये भी हमारी फर्स्ट जनरेशन की है और एंटागोनिस्ट की ही H1 एंटागोनिस्ट की सारी ड्रग्स हैं। तो इनके लिए भी इसमें हमारा ये मैकेनिज्म काम आएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लोग अक्सर मतलब बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये अरे जो मैंने पढ़ाया हुआ है H1 एंटागोनिस्ट का जो मैकेनिज्म, सिर्फ ये H1 एंटागोनिस्ट के लिए ही है। अरे H1 एंटागोनिस्ट में ही तो ये सारी मतलब जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी आ रही हैं, तो इनका मैकेनिज्म अलग क्यों होगा? यही पूरा मैकेनिज्म हमारे सारी ड्रग्स में जितनी ड्रग्स होंगी उसमें हमारा ये यूज़ होगा, ठीक है। और बाकी ये जो पॉइंट्स लिखे हुए ये तो आप लोग को लिखना ही लिखना है। बस चेंज कहाँ करना है, ध्यान से सुनिएगा। चेंज बस आप लोग को यहाँ पे ऐसे करना है, जब आप ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे जब लिखेंगे, ये वाला मैकेनिज्म जब आप मतलब ड्रग्स में लिखेंगे, तो बस आप लोग को H1 एंटागोनिस्ट की जगह पे क्या, अगर H1 एंटागोनिस्ट का मतलब पूछा जा रहा है मैकेनिज्म, तो ये आप लोग पूरा लिखेंगे, पूरा मतलब कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। लेकिन अगर इन ड्रग्स के लिए लिखा जा रहा है, तो आप लोग को बेसिकली क्या करना है, उस ड्रग का H1 एंटागोनिस्ट की जगह उस ड्रग का नाम लिख देना है कि मतलब ये ड्रग हमारी इस रिसेप्टर पे आ रही, रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, और यहाँ पे हिस्टामिन आके यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, और फिर बाकी आगे की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने H1 एंटागोनिस्ट में सबसे पहले वाला जो मैकेनिज्म ये पढ़ा है हमने, ठीक है, ये वाला जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है कॉमन मैकेनिज्म है ये हमारा, और ये हमारा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो ये हमारी सारी ड्रग्स में यही मैकेनिज्म हमारा लिखा जाएगा। बस H1 एंटागोनिस्ट की जगह आप लोग को उसका ड्रग का नाम लिख देना है जिसमें आप लोग मैकेनिज्म लिखने वाले हैं, बस। तो मैकेनिज्म आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इसकी हम सिंथेसिस। सिंथेसिस में सबसे पहले हमें क्या लेना है, डाइफिनाइल मीथेन लेना है, ठीक है। डाइफिनाइल मीथेन ये हमारा रहा। उसकी हमको करानी है ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन मतलब Br2 के साथ यहाँ पे क्या कराना है, रिएक्शन करानी है। तो जब ब्रोमिनेशन होगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा एक H निकलेगा, यहाँ पे Br निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, HBr। तो पूरा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे हमको बन के मिल जाएगा, ठीक है। जब इसके साथ Br2 यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा, डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बीटा डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करानी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप लोगों को ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा पूरा यहाँ पे आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये H, ठीक है। O से यहाँ पे पूरा फंडा इधर आ जाएगा, बचा हुआ H, ये H और ये हमारा Br फिर से एक साथ आ जाएंगे, और यहाँ से हमारा HBr निकल जाएगा। तो ये हमारा HBr के फॉर्म में निकल जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ से जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगी। उसके बाद फाइनली जो हमारा कंपाउंड है डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, ये हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल से इसकी सिंथेसिस होती है। अब इसके हम यूजेस देखें, तो यूजेस की बात करें तो ये हमारी कुछ एलर्जिक कंडीशंस लाइक पेन वगैरह होता है तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। प्रोवाइटिस, रिनिटिस और हाई फीवर होता है, फिर कॉमन कोल्ड होता है, इन सबको सही करने में क्या करता है, काम करता है। बाकी जो बॉडी रैशेस हो जाते हैं उसको सही करने में काम आता है। वाटरी आई, इसको रिलीफ में मतलब रिलीफ देता है। कफ, रनी नोज एंड स्नीजिंग, इन सारी चीज़ों में हमारी यूज़ होते हैं। बाकी हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर देता है, तो हमारे बॉडी में सेडेशन कॉज करता है, रिलैक्सेशन हमको प्रोवाइड करता है, फॉल एस्लीप कॉज करता है। बाकी जो हमारे बॉडी में इंसोमिनिया वगैरह होता है उसको ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। फिर हमारा सेकेंड ड्रग आ जाती है ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड।
ये इसका हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये भी हमारे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स होती हैं H1 एंटागोनिस्ट के। अब इसके मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखें तो ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या H1 रिसेप्टार से जाके बाइंड करते हैं और ये हमारे H1 रिसेप्टार को ब्लॉक कर देते हैं और जो भी एक्शन हिस्टामिन का होता है वो वहाँ पे रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है। कोई भी एक्शन हमको हिस्टामिन का कोई भी एक्शन यहाँ पे शो नहीं होता है। वही सेम चीज़ है, सेम वंडा है, वही वाला H1 एंटागोनिस्ट में जो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ा है वही आप लोग लिखेंगे। बस ड्रग की जगह यहाँ पे H1 एंटागोनिस्ट की जगह क्या लिख देंगे, ट्राईफ्लोरिडीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब इसके हम यूजेस की बात करें, हमारी बॉडी में जो भी हिस्टामिन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसको ये हमारे कंट्रोल करने में यूज़फुल होता है। और ये हमारे जैसे अदर कोल्ड ड्रग्स वगैरह आती हैं जो मतलब रिलीफ कॉमन कोल्ड के लिए सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती है, कंबाइंड ड्रग उसको उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो कि कैबिस्किम सिंथेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ में हमने सबसे पहले ले लिया 4-मिथाइल एसिडोफिनोन और यहाँ पे ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पे हमने ले लिया, थर्ड आ गया हमारा यहाँ पे पायरोलिडीन। तो इन सबको मिला के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनेज रिएक्शन करा रहे हैं। फिर इन सब के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि ये आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे मैनेज रिएक्शन से हमारे यहाँ पे एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है 4-मिथाइल 3 पायरोलिडीनो प्रोपियोफिनॉन। अब यहाँ पे हम क्या कराते हैं, 2-ब्रोमोपायरिडीन को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में 2-ब्रोमोपायरिडीन की प्रेजेंस में हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड, हमारा यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन के तैयार होता है, ये वाला। तो ये हमारा जैसे ही कंपाउंड बन जाता है तो इसकी हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, जैसे ही डिहाइड्रेशन कराते हैं तो ये हमारा कंपाउंड बन के हमको मिल जाता है ट्राईप्रोलिडीन। तो ये इसकी हमारी सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे सिंथेसिस तो रट्टा मारना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें इतना समझाने वाला है भी नहीं, सिर्फ आप लोग को मतलब जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसके बारे में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, ठीक है। बाकी इसकी कैसे 4 पार्ट्स में रिएक्शन होती है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी इसके सिंथेसिस के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मोड ऑफ एक्शन तो इसका काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो ये यहाँ पे H1 एंटागोनिस्ट फर्स्ट जनरेशन में हमारे 2 ड्रग हो गए। अब हमारा तीसरा ड्रग आ जाता है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये हमारा नॉर्मल सा हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होता है जो कि हमारा क्या फॉर्म करता है, प्रोमेथाजीन फॉर्म करता है। एंड इट हैविंग एंटी हिस्टामिनिक, सेडेटिव एंड एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारी एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सेडेटिव भी कॉज करता है, ठीक है। अब ये इसका एक सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। आप तो बनाना ही पड़ेगा आप लोग को, इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी हमारा आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये आ जाता है कि ये हमारे H1 रिसेप्टार एंटागोनिस्ट की तरह मतलब एक्ट करते हैं यहाँ पे और इसको ब्लॉक कर देते हैं। और यही सारी चीज़ें मतलब ये हमारी एंटी खोलिनर्जिक की तरह भी हमारा ये एक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं इसके यूजेस के बारे में पढ़ें तो ये हमारा इंसोमिया को यहाँ पे क्या करता है, ट्रीट करता है, मतलब सेडेटिव कॉज करता है। और ये बाकी जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, रेटेस वगैरह एलर्जिक रिएक्शंस, उनको ये ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे थे H1 एंटागोनिस्ट फर्स्ट जनरेशन के बारे में। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर सेकंड हमारा आ जाता है, सेकंड आता है H1 एंटागोनिस्ट सेकंड जनरेशन। वो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, हमारी सेकंड जनरेशन है। बाकी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का फंडा मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया था। बस डिफरेंस कितना है कि जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स हैं वो सेडेशन कॉज करती है, वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। लेकिन जो हमारी सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं H1 एंटागोनिस्ट की, ठीक है, वो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस नहीं करती हैं या फिर मतलब कर ही नहीं पाती हैं, तो वो हमारी सेडेशन कॉज नहीं करती। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। बाकी ये हमारी दे आर मोर सेडेटिव फॉर पेरिफेरल H1 रिसेप्टार्स। तो ये हमारी मतलब पेरिफेरल H1 रिसेप्टार्स को यहाँ पे मतलब इसकी तरह काम करते हैं। बाकी हमारे हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं और हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बाकी इसका जो मैकेनिज्म यूजेस वगैरह ये हमारे फर्स्ट जनरेशन की तरह एकदम मतलब सेम है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इसका एक्शन होगा CNS के ऊपर, ये हमारा सेम नहीं होता है क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग है CNS के एक्शन को क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। इसमें हमारे इसका मतलब सेकेंड जनरेशन में CNS के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करता है, कोई भी एक्शन शो नहीं करता है। अब इसकी हम ड्रग्स की बात कर लें तो सबसे पहले ड्रग हमारी आ जाती है इसमें एस्टिमिजोल। बाकी इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो भी हमारा एकदम सेम ही होता है। ये भी रिवर्सिबल ब्लॉकेज करता है H1 रिसेप्टर को। मतलब कि कुछ देर बाद क्या होता है, जब इसका ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो H1 रिसेप्टर फिर से क्या हो जाता है, अनब्लॉक हो जाते हैं, हिस्टामिन फिर से अपना एक्शन शो करना शुरू कर देता है, इसीलिए हमारा रिवर्सिबल होता है। बाकी हमारा काम कहाँ करता है, GIT में, यूट्रस में, लार्ज ब्लड वेसल एंड ब्रोंकियल मसल्स में।
वहाँ पे जाके ये हमारे H1 रिसेप्टर को वहाँ पे जाके इन जगहों पे ब्लॉक कर देता है। बाकी इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर यूजेस की बात करें तो ये हमारी जैसे एलर्जिक सिम्टम्स वगैरह होते हैं सच एज रिनिटिस एंड कंजक्टिवाइटिस वगैरह, उनको ये ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रिनिटिस मतलब जो हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो स्वेलिंग आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, जैसे नोज वगैरह नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें जब स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो उस एलर्जी को ये क्या करता है, ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमारी सेकेंड ड्रग आ जाती है लोराटिडीन। अब ये हमारा इसका लोराटिडीन का स्ट्रक्चर होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन कॉम्पिटिटिवली एंटागोनिस्ट ऑफ H1 रिसेप्टर पेरिफेरल, मतलब ये पेरिफेरल वहाँ पे क्या करते हैं, H1 रिसेप्टर को वहाँ पे ब्लॉक करते हैं जाके। इसका मोड ऑफ एक्शन वैसे ही होता है, ठीक है। बाकी इसके यूएस की बात करें, बस आप लोग सिंपल सा ये समझो कि सेकेंड जनरेशन वाले हमारे CNS को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, बाकी हमारे पेरिफेरल में ही ये हमारे H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब यूजेस की बात करें तो जैसे कि कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है, जैसे सीजनल मतलब जैसे ठंडी आई या फिर बरसात आई तो उन लोगों को कोल्ड या फिर फीवर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ अब सर्दी आ गई तो हम लोग को डेली कोल्ड ही रहेगा या फिर छींकें आती रहेंगी या फिर जुकाम रहेगा, तो वो हमारी क्या होती है, सीजनल एलर्जी होती है। जैसे गर्मी वगैरह में लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, लाइक उन लोगों को रैशेस वगैरह आने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सीजनल एलर्जी कहलाती है। तो उसी को ट्रीट करने के लिए ये हमारी ये जो ड्रग होती है वो यूज़फुल होती है, लाइक रेंटिस, प्रोवाइटिस एंड एथमा, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग को लोराटिडीन के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर हमारी थर्ड ड्रग आ जाती है इसमें सेकेंड जनरेशन में, सिट्रिजिन। अब सिट्रिजिन का नाम तो आप लोगों ने बहुत 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 बार सुना होगा। अब इसका ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन एकदम सेम है, ये भी हमारे पेरिफेरल में क्या करते हैं, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यहाँ पे H1 रिसेप्टर को जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। बाकी इसके यूज़ की बात करें, मतलब ये हमारे जो एलर्जी सिम्टम्स होते हैं लाइक रनी नोज, ईचिंग आई, और मेरे आई में कभी कभी खुजली नहीं हो लगती, स्नीजिंग, ईचिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों में हमको रिलीफ देखने को मिलता है इस वाली ड्रग से, ठीक है, सिट्रिजिन से। अब हमारी फोर्थ ड्रग आ जाती है लीवोसिट्रिजिन। अब सिट्रिजिन और लीवोसिट्रिजिन में फ़र्क क्या होता है, जो हमारी लीवो इसमें सिट्रिजिन सिंपल होती है, ठीक है, नॉर्मल दवाई, कॉमन दवाई है जो कि हम लोग किसी भी एलर्जी मतलब यूज़ करते हैं। और लीवोसिट्रिजिन हमारी क्या होती है, लेबोरेटरी इनोंशियमर होती है, किसकी, सिट्रिजिन्स की। स्ट्रक्चर हमारा इसका सेम ही होता है, लेकिन जो इसका एच होता है ये बेलो द ऊपर मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बस इतना ही इसका डिफरेंस है। अब इसका भी सेम मोड ऑफ एक्शन होता है कि ये भी हमारे एक्टिव इनेंशियोमर्स होते हैं जो कि हमारे सिट्रीन की तरह ही काम करते हैं, H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। और यूजेस भी हमारे इसके सिट्रीन की तरह ही एकदम सिमिलर होते हैं, लेकिन ये हमारे काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होते हैं, मतलब लीवो सिट्रीन में काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारी हो जाती हैं H1 एंटागोनिस्ट की सेकेंड जनरेशन की सारी ड्रग्स। अब हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक यहाँ पे बच जाती है हमारी H1 एंटागोनिस्ट में, तो वो चीज़ हमारी है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो H1 एंटागोनिस्ट के बारे में पूरा कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मास्ट सेल की सिंपली बात करें तो मास्ट सेल से, ऐसे आप लोगों को पता होगा कि मास्ट सेल से ही हमारा जो हिस्टामीन था वो रिलीज़ हो रहा था, मतलब मास्ट सेल ही हिस्टामीन के जो इफेक्ट को क्या कर रहे थे, रिलीज़ को बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पे मास्ट सेल स्टेबलाइजर का काम यही होता है कि हमारे मास्ट सेल जो हमारे मतलब मास्ट सेल होते हैं उन पे ये स्टेबलाइजर जाके बाइंड हो जाते हैं और ये हिस्टामीन के रिलीज़ को ही रोक देते हैं, मतलब ये हिस्टामीन जो रिलीज़ हो रहा था मास्ट सेल से उसके रिलीज़ को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि H1 एंटागोनिस्ट में जो हमारी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थी उसमें जितनी भी हमारी ड्रग्स थी वो हमारे हिस्टामीन के रिलीज़ को नहीं रोक रहे थे, बल्कि वो हमारे H1 रिसेप्टार्स को जाके ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो है ये हमारे हिस्टामीन के रिलीज़ को रोक रहा है। उसके बाद जब ये हमारा जो हिस्टामीन है जब ये हमारा रिलीज़ ही नहीं होगा बॉडी में तो इसका कोई भी एक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ये सिंपल सा फंडा होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं जो मास्ट सेल के अंदर से निकलती हैं, उनको भी ये हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर इनहिबिट कर देता है। जैसे कि हमारे हो गए रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूक्रोट्रिन्स एंड एक्टिवेशन ऑफ इज़ोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, इनको भी क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है उसके रिलीज़ को। और ये हमारे इन चीज़ों के एक्टिवेशन को भी रोक देते हैं, मतलब ना ही तो ये हमारे बॉडी में रिलीज़ होंगे और ना ही तो कोई भी हमारे बॉडी में कोई भी एक्शन हमको इन सभी चीज़ों का इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में नहीं होती इस स्टेबलाइज़र की वजह से। तो ये हमारे एक तरीके से जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं थोड़ा सा हमारे यूनिक होते हैं, जो इन सभी इन्फ्लेमेटरीज़ को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारी एक ड्रग आ जाती है इसमें क्रोमोलाइन सोडियम।
तो ये इसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है क्रोमोलिन सोडियम का। और इसके जो मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे जो मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन को रोक देते हैं। मतलब जैसे कि जो हमारा मास्ट सेल होता है उसमें जो लेयर प्रेजेंट होती है वो हमारी डीग्रेनुलेट होती है और यहाँ से हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है, तो उसकी डीग्रेनुलेशन को रोक देते हैं। बाकी हमारे क्या करते हैं, हिस्टामिन या ल्यूकोट्रीन्स होती हैं उसकी रिलीज को यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं। एंड इट एक्ट्स एज इनहिबिटिंग कैल्शियम इन्फ्लक्स। फिर इसके ये हमारा हो जाता है मोड ऑफ एक्शन इसके मास्ट सेल स्टेबलाइजर का। अब यूजेस की बात कर लें तो ये हमारे ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, और जो नेज़ल सॉल्यूशन मतलब जो एलर्जिक रेंजेस होते हैं उसको भी ट्रीट करते हैं। और जो आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं हम लोग मतलब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को, या फिर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है आउटर मेम्ब्रेन पे आई बॉल या फिर इनर आईलेड में, उसको ट्रीट करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हो जाता है इसके यूजेस के बारे में। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें जो हमारी H1 एंटागोनिस्ट की फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, मास्ट सेल स्टेबलाइजर सबके बारे में आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके H2 एंटागोनिस्ट एंड गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के बारे में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।